अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। जो एक तबादला है सख्त तरीन बयानात का वो जारी है, और क्यों ना हो, क्योंकि कश्मीर में आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन का दूसरा मरहला है उससे अब हम चंद ही घंटों की दूरी पर मौजूद हैं। क्या ये बयानबाजी सिर्फ इलेक्शंस तक महदूद हैं, और अब जो ये नया एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया है या जो एक नया इंकशाफ हुआ है उसके ऊपर भी हमने कल भरपूर तौर पर बात की। आज दोबारा इस हवाले से गुफ्त शनीद करना ज़रूरी होगा कि क्या नए सूबे, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ही पाकिस्तान में वक्त की ज़रूरत है, हालात की ज़रूरत है, कारकर्दगी बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस बेहतर करने के लिए, आवाम के मसाइल हकीकी बुनियादों पर और ऑन ग्राउंड उनके हल तलाश करने के लिए ये एक बहुत प्लॉजिबल सोल्यूशन है। क्या वाकई यही बात है, और क्या इसके ऊपर जो इत्तेफाक़ राय क्रिएट करना है वो हो पाएगा? क्योंकि साउंड्स लाइक अ माउंटेन टू क्लाइंब, एक ऐसा गोया लगता है कि जैसे एक पहाड़ है जो कि एक पहाड़ की बहुत K2 की या माउंट एवरेस्ट की चोटी है जो कि चढ़नी होगी, क्योंकि हर जमात ही इसमें अपना एक व्यू पॉइंट रखती है। फिर नाज़रीन, लेट्स बी ऑनेस्ट, देखें कि अगर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाते हैं या नए सूबे बन जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वज़ीर आला, वज़राए आला भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तादाद बढ़ जाएगी। जो एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है एक वज़ीर आला के स्टेटस की, वो भी लिमिट हो जाएगी। बिकॉज मतलब अगर 4 वज़ीर आला हैं या 5 हैं, अगर हम GB के भी मिला लें तो वो ज़्यादा हो जाएंगे नंबर में। जो एक इम्पॉर्टेंस है इस स्टेटस की या इस ओहदे की, वो जो एक सियासी तौर पर लोगों को इसका कत काट फील होता है, क्या वो कम हो जाएगा, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा? ये भी आई एम श्योर एक अहम पॉइंट होगा। फिर जाहिर है ये भी एक पॉइंट आ जाता है कि कहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है सूबे का, और वो जो रेवेन्यू जनरेटिंग यूनिट है अगर वो अलहदा हो जाए सूबे से तो फिर दीगर सूबा जो है वो उसके लिए प्रॉब्लम्स बड़ी क्रिएट हो जाएंगी। ये भी एक मतलब इस पे लग रहा है रीज़न है। बहरहाल चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा नाजरीन के जो एक तबादला है सख्त तरीन बयानात का, उनमें इजाफा हुआ है। सोर्सेज बताते हैं कि कोई 4 मुलाकातें वैसे तो हो चुकी हैं PMLN और पीपल्स पार्टी के माबैन इस मामले को सुलझाने के लिए। इसका मतलब क्या है? ये इम्प्लाई ये करता है कि ये मामला सिर्फ बयानबाजी की हद तक नहीं है, मुलाकातें करनी पड़ रही हैं सुलह सफाई करने के लिए। दिस इम्प्लाइज कि कुछ मामला इससे ज़्यादा भी है और कुछ खतरात बहरहाल लाहक हैं। PMLN बहरहाल चाह रही है कि ये मामला जो है वो डिफ्यूज़ हो जाए और ये सिर्फ इलेक्शंस की बयानबाजी तक रहे, लेकिन ऐसा बहरहाल होता हुआ महसूस नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी काफ़ी इस मामले में स्टर्न मौक़िफ़ रखे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जब तक एक फेयर इन्वेस्टिगेशंस नहीं होते हैं पूरे मामले की, और ख़ास तौर पर कश्मीर के जो पहला मरहला था इलेक्शंस का, उसकी जब तक कोई जांच पड़ताल नहीं होती तब तक ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी टस से मस छोड़ने को तैयार नहीं है। सो दिस इज़ मोर देन जस्ट पॉलिटिकल रेटरिक अगेंस्ट ईच अदर। अगर वाकई मतलब ये इस मामलात पर हम आ चुके हैं, चंद चीज़ों को देखते चलें नाजरीन। वंस अगेन, सूबों की तकसीम इत्तेफाक या ये एक ज़रूरी सवाल है। सदर जरदारी साहब के एक बरखुरदार ने फरमाया कि सिस्टम ख़त्म हो चुका है और आगे चलने के काबिल नहीं रहा, लेकिन दूसरी तरफ इसी सिस्टम के जरिए 30 साल का सफ़र सिर्फ 3.5 साल में तय कर लिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह, खैरात की सीटों पर बैठने वाले हम पर चढ़ाई ना करें। सिंध के अवाम नए सूबे नहीं चाहते, नए सूबों का क़याम पंजाब के अवाम का मुतालबा हो सकता है। पंजाब असम्बली में 2 नए सूबे बनाने की करारदादें मंजूर हुई थीं। सूबाई वज़ीर सईद गनी, बच्चे को पता है इलेक्शन में नून लीग बुरी तरह हारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को धांधली के जरिए जितवाया गया था। अगर हमारे मैंडेट पर कोई डाका डालेगा तो हम बोलेंगे, हम उनके चेहरे से पारसाई के पर्दे उतारते रहेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का एक और बयान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2.5 साल में 600 अरब से ज़ायद का लोकल डेट रिटायर किया। यूनिवर्सिटीज़ का बजट 2 अरब से बढ़ाकर 21 अरब और स्कूल एजुकेशन का 2 बिलियन से 65 बिलियन तक किया। करप्शन, मोरालिटी और डेमोक्रेसी पर लेक्चर देने वाले बताएं क्या सिंध हुकूमत ने ऐसा कोई कदम उठाया? सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, नए सूबे बनाने से पहले शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। पार्लियामेंट के हकीकी नुमाइंदों को नए सूबों का फैसला करना चाहिए। अगर इस पर भी इत्तेफाक ना हो तो रेफरेंडम करवा लें। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है। तहरीक इंसाफ का नाज़रीन बाय द वे इसमें ज़रा लचक वाला मौक़िफ़ है। कल शफ़क़त अवान साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में इसको बयान किया। नए सूबों के लिए सबसे पहले MQM ने आवाज़ उठाई। पाकिस्तान में सूबों की सरहदें मुक़द्दस मकामात नहीं हैं। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, तमाम सियासी जमातें अब सर जोड़ कर बैठें, ये निज़ाम बांझ है। डॉक्टर फारूक सत्तार। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने के लिए तहरीक इंसाफ भी जो है वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। JUFA से राब्ते बढ़ा रही है। मौलाना फजल रहमान से बराह रास्त मुलाकातें हो चुकी हैं। वफाकी हुकूमत के खिलाफ मौसर तहरीक चलाने पर दोनों जमातों में हम आहंगी पाई जाती है। दोनों जमातें मुतअद्दिद मामलात पर मुत्तफ़िक होने के काफ़ी करीब आ चुकी हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई
ये बयान फरमाते हैं। नाजरीन, बड़े अहम मौज़ूआत हैं। तहरीक पे भी बहरहाल इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ही नज़र डालेंगे कि क्या हुकूमत को, हुकूमत की सेहत को वफाकी सतह पर कोई ख़तरा है। ये पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो एक चल पड़ा है मामला, उसके बाद, और अगर उसमें तहरीक भी शामिल हो जाए तो क्या वो वाकई जो कहते हैं ना कि गिरती दीवार को एक धक्का और दो, वो चीज़ हो सकती है, या तहरीक भी जो है वो पुरानी तहरीकों की तरह शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। ओवर टू आवर गेस्ट राइट अवे। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं, PTI के स्टॉलवर्ट हैं और बड़ी बेबाक गुफ्तगू करते हैं अपनी जमात के बिहाफ पर। वेरी वार्म वेलकम आपको। कादिर मंतोखेल साहब, नाजरीन, पीपल्स पार्टी के वंस अगेन देरीना साथियों में से एक हैं और तमाम मामले पे अपनी जमात का जो एक बुलंद मौक़िफ़ है वो हमारे साथ रखेंगे। आपको भी कादिर साहब खुश आमदीद। और नाजरीन, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर कौमी असम्बली, पार्लिमानी सेक्रेटरी एज वेल, बराए इत्तलात और नशरियात, हमसे जुड़ते हैं पूरी बहस में। और वंस अगेन आप भी अपनी जमात के बहुत देरीना साथियों में से एक हैं, स्टॉलवर्ट हैं। वेलकम ऑन बोर्ड दानियाल साहब। थैंक यू फॉर एवरीवन्स ग्रेशियस प्रेजेंस। सेनेटर साहब, क्या ख्याल आते हैं आपके? आपको दिल में खुशी हो रही है कि जो आप करना चाह रहे थे वो तो ऑलरेडी हो रहा है, और JUIFA से जो आपकी अब दोस्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, हुआ तो ऐसा बहुत दफ़ा पहले भी, लेकिन आप भी हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में JUIFA को कहते रहे कि इनका इनके बुरी मिसाल है, लेकिन क्या बोलूँ कि हाथी के दांत वाली मिसाल है, खाने के और दिखाने के और, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कुछ इस दफ़ा आप लोग वो ट्रस्ट डेफिसिट आप भुला पाए हैं JUIFA से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, जो ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और JUI या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एंड फॉर दैट मैटर एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट फॉर वन और सो छोटी पार्टियों के, वो होता है, वो हर जगह पे होता है। वो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान में भी है, वो JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान में भी है, वो JUI और PMLN के दरमियान में भी है। आज जो कुछ हो रहा है ये उसी ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से है और ये चलती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ना, हमारा जो एक आइडियोलॉजी है वो JUI से मिलती है, ना हमारी पीपल्स पार्टी से मिलती है, ना हमारी PMLN से मिलती है। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है एंड दैट इज़ व्हाट डिफरेंशिएट अस फ्रॉम देम। आपने मुझसे पहला सवाल किया था क्या आप अभी खुश हैं? नहीं, मैं एक्चुअली, मेरा दिल रो रहा है कि आज हम कहाँ खड़े हैं कि जहाँ आपका कैबिनेट का सबसे पावरफुल मिनिस्टर, एंड अलाउ मी टू से, जो राना सनाउल्लाह ने कहा है, मे बी मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर। कहा था उन्होंने जी, ठीक है ना, उन्होंने कहा था कि उनके मेहरबानी है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहा। अगर वो कह रहे ये सिस्टम फेल हो गया और वो ये सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया गया था, या वो इस सिस्टम का हिस्सा था, सिस्टम खुद कह रहा है कि मैं फेल हो गया हूँ। सिस्टम खुद कह रहा है कि ये जो पंजाब में ये जो लैपटॉप्स और ये चीज़ हो गए, वो उनको बता के कह रहे हैं कि ये इससे कुछ नहीं होगा। जो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम लोग जो है ना ये रिफॉर्म 47, वो उन सब बातों को इस वक्त वो सारे लोग एंडोर्स करें। और ये याद रखें, इस सिस्टम के फेलियर का जब हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं ना, एक स्टेटमेंट होता है, वो कौन होता है? वो होता है जो चीज़ों को पहले प्रिडिक्ट कर देता है, और एक पॉलिटिशियन होता है जो बाद में कहता है देखा ये क्या हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया, अब ये तबाही हो गई है। इमरान खान ने 2022 में जब हमारी हुकूमत को हटाया गया, इमरान खान ने बाजवा साहब को कहा था कि आप हमें हटा तो रहे हो, लेकिन आपसे पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं संभलेगी। अच्छा, हाँ, कहा था कि नहीं कहा था? हाँ। आज मुझे बात बताए, संभली पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं संभली ना। अगर इकोनॉमी ठीक चल रही होती तो सिस्टम कभी ना लपेटा जा रहा होता, या सिस्टम कभी फेल ना होता। आपकी वो इकोनॉमी और इकोनॉमी इस बेसिस, तंगदस्ती अगर न हो गालिब तंदुरुस्ती हज़ार नेमतें वाली बात है। तो ये तंगदस्ती इतनी हो गई है, आपकी पावर्टी इतनी बढ़ गई, इन सारे सिस्टम को क्या देखकर मुझे खुशी होती है? नहीं। लेकिन इसकी बेसिक वजह है, बेसिक वजह ये है कि जब हम लोग एक गलत तरीके से आएंगे, चाहे वो हमारी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, लेकिन इतना ब्लैटेंटली, देखिए 2 दफ़ा मैं आपको बताता हूँ कि इतने ब्लैटेंटली वो ये, एक 1971 में जब एक पार्टी 183 सीट्स के साथ जीती थी और दूसरी पार्टी जो थी वो 81 सीट्स के साथ थी,
हाफ एंड हाफ से ज्यादा का फर्क था। आप मतलब 1971 आप नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मैं उसको कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। हाँ जी। उसका एक सिग्निफिकेंट आउटकम हुआ था, बैड आउटकम हुआ था, उसका सीक्वल बहुत गंदा था। आज जो हुआ है, आज अगर ये सारा, इससे पहले भी धांधलियां होती रही है, 1985 से लेके आज तक ऑलमोस्ट हर एक इलेक्शन में धांधली हुई है। अगर कोई कहता है कि उनके इलेक्शन में नहीं हुई थी, या मैं कहता हूं मेरे, वो गलत है। हर जगह पे धांधलियां हुई हैं, कभी मेरे हक में, कभी मेरे खिलाफ, वो सारी चीजें। लेकिन उसका ये इम्पैक्ट नहीं हुआ, हालांकि ये ग्रेजुअल हम उस तरफ बढ़ रहे थे। आज ये बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था, क्योंकि इस वक्त सिवाय पीटीआई के बाकी सारी जमातें ऑलमोस्ट एक तरफ ही थी। ठीक है, सो क्या वजह है? दूसरी तरफ थी जेयूआई, देखें जेयूआई फे जो थी ना, वो सिस्टम के अंदर रहते हुए उन्होंने हाँ उसके खिलाफ बात की है। हम लोगों ने उसके खिलाफ बात की, लेकिन हमने सिस्टम को एंडोर्स नहीं करने दिया। क्या हमने गलत किया, सही किया, वो बात की बहस है। लेकिन इस सिस्टम ने को एंडोर्स ना करना जरूरी था। आज बिलावल भुट्टो ने हाथ मिलाया है, उन्होंने कहा मैं हाथ मिलाया। मेरे लिहाज से वो जिस गाड़ी में बैठे, वो हुकूमत की गाड़ी में बैठे हुए हैं। अगर वो इस चीज को करना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, वहां से उतरें। और मैं उनको वेलकम करता हूं, मैं कहता हूं आओ, आप अनाउंस करो कि हम ऑल पार्टीज एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और पाकिस्तान में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। बॉयकॉट तो नहीं करेंगे आप, इससे पहले तो हर चीज को बॉयकॉट आप अनाउंस तो करें। हाँ, आप डेट तो दें, आप सबको बुलाएं। आप जो इंट्रूजन होती है पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, इंट्रूजन होती है, हाँ। इसके खिलाफ आप लोग एक दफा आए, मिलके सारी बात करते। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस विद नो इंटरफेरेंस। हाँ, यानी कि आप बात करने को तैयार हैं, वो गुफ्त शनीद आप कहते हैं शुरू करेंगे तो आपकी तरफ से शायद गो अहेड मिल सकता है। अच्छा दानियाल साहब, आप तैयार हैं कॉकरोचेस का सामना करने के लिए कि अगर कॉकरोच आ गए तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा? यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग वार्निंग्स दी गई हैं और आप लोग ये मलबा डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं जरदारी साहब के बरकरार फरमा रहे थे कि ये सिस्टम नहीं चलेगा, तो ये मतलब आप उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बट पीपल्स पार्टी वाले तो यही कहेंगे कि आप मोहसिन नकवी साहब को, यू शुड बी ओनिंग हिम, बिकॉज वो आपकी काबीना के एक बहुत इंपॉर्टेंट वजीर है जो ये बात कर रहे हैं। और बताया हुमायूं साहब ने राना साहब के पुराने बयान से कि वो कितने इंपॉर्टेंट वजीर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो माना। अच्छा, टू बिगिन विद, पहले मैं अगर ये थोड़ा सा इसकी इनकी जो स्पीच है उसकी अगर उसका पोस्टमार्टम करूं या उसको डायसेक्ट करूं, तो मैं शुरुआत इस तरह करूंगा कि दो चीज़ें बड़े वाज़ेह तौर पे की गई। एक, निज़ाम बेहतर और निज़ाम की तब्दीली। कौन सा निज़ाम? जमहूरी निज़ाम। उसमें तब्दीली क्या? उसमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वफाक के पास पैसे और वफाक का पैसों के साथ अपने आप को मुस्तकम करना। एक टेक अवे होम पॉइंट ये था। दूसरा टेक अवे होम पॉइंट ये था कि किस तरह हम जो चीज़ों को चला रहे हैं, दिन रात की मेहनत है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट सही नहीं आएगा, या जब तक सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। देखिए, पहला फेज जहां बात की जाती है कि आपने सिस्टम की तब्दीली और सिस्टम में ऑल्टरेशंस, देखें, एक आपके पास P3 था, फिर P4 आया, फिर P5 आया, जो न्यू जनरेशन आती थी, कंप्यूटर्स बदलते गए। लेकिन ये नहीं हुआ कि P3 जो था वो कभी भी रिडंडेंट हो गया। P3 को आपने अपग्रेड किया टू P4 और P4 को टू P5। देखिए, प्रोसेसर सेम रहे, चीजें लगी। जो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझने की वो ये है कि पहली चीज क्या बात की जा रही है, वो ये बात की जा रही है कि 18वीं तरमीम की रूह को एड्रेस करना है। किस रूह को? जो कहती थी कि आपका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है मनी, उसका होना चाहिए डेलीगेशन एंड डेवोल्यूशन ऑफ पावर। ये तो पहली चीज होगी। दूसरी, वफाक के पास पैसा हो। वफाक जो अपना जब बजट बनाए तो नेगेटिव में ना बनाए। वफाक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि NFC अवार्ड्स की में ऑल्ट्रेशन और उसको बेहतर करना और वफाक को मजबूत करना। अब वो सारा जो प्रोसेस है उसमें आपको बड़ी मल्टीपल थॉरब्रेट, आपको डिलिब्रेशंस, चीजें, गुफ्तगू जमातों के साथ बैठकर करने की जरूरत है और उसको करेंगे। जहां तक तीसरी बात उन्होंने कही कि प्राइम मिनिस्टर 18 घंटे भी काम करें तो इसका शायद रिजल्ट नहीं आएगा। आई थिंक वो एक नवीद बयान रहे थे, उसके एक पूरी स्टोरी सुना रहे थे, उस पर ये कहते हुए इन्होंने कहा तो सही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, जब हमें मुल्क मिला था तो यहाँ
जो हमारे भाई बैठे हैं ये बात कर रहे थे कि मुल्क 20 घंटों में, 40 घंटों में या 72 घंटों में डिफॉल्ट हो रहा है। वहां से ये मुल्क आज यहाँ पहुंचा जहां हम मैशत की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। आपका डॉलर जो है कभी 100 रुपए की छलांग मारता था, कभी 150 रुपए की बात करता था। आप इंटरनेशनल आइसोलेशन में थे, कोई आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। रोल ओवर दूर की बात है, IMF भी आपके साथ अब बात इस तरह करने की के लिए तैयार छलांगे नहीं सिर्फ था। पेट्रोल मारता आप है, इस पोजीशन डॉलर नहीं में मारता। 18 और 19 घंटे की डे एंड नाइट एफर्ट की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। लहू लहान मुल्क मिला था हमें, जिसको हमारे इन भाइयों ने जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, कादिर इनने साहब जो जख्मी और है लहू वो लहान कर देखें, दिया कादिर था। साहब तो और आपके साथ थे ना PDM 1 में, जब ये सिस्टम इस आपने तरह कर इनहेरिट दिया किया था था, कि ये मैं सुने लेकिन वो इस तरह कर इख्तिलाफ दिया कर रहे था हैं। कि ये तबाही की तरफ चला जाए, कि तबाही की तरफ चला जाए। लेकिन हमने वैसे डिलीवर करके, काम दानियाल करके साहब मैं अर्ज अपने करूं, आप को मनवाया। अगर कोई जमात देखें, उस टाइम हमने ये कांटों की सेज हमने जबरदस्ती नहीं ली, और सब हाँ, जमातों को मौना ऑप्शन थी। हमने औरों को अच्छा, कहा कि आप पहले ले लें, लेकिन सबको ये पता था कि ये ड्रामा लगेगा। कोई 1 महीना, कोई 20 दिन या 25 दिन में दिवालिया हो जाएंगे और चीजें जो है ना, जो भी हुकूमत होगी घर चले जाएगी। हम वाहिद हुकूमत है जो डिलीवरेंस की बुनियाद के ऊपर पहले भी आए नो और आगे भी आए और आते दानियाल रहेंगे साहब मैं अर्ज इंशाल्लाह। करूं, आप डिलीवरेंस कह की रहे हैं कि बुनियाद दीगर जमातों ने आपके साथ इसमें कोई उसकी ओनरशिप नहीं ली, इतनी बुरी हालत थी मईशत की। आप ये क्यों कह रहे हैं? बिकॉज PDM 1 में तो आपके साथ बिलावल साहब भी बाकायदा काबीना का हिस्सा थे, JUI फे भी, मुझे आई क्लियरली रिकॉल, उनके भी बुसरा उस वक्त काबीना का हिस्सा थे, MQM भी थी, सारी तो थे आपके साथ। देखिए, जब आपके नहीं PDM, आप, जब मैं हुकूमत बनाने की बात कर रहा हूँ, आपने जब इनको उठाकर इनकी साजिश को बाहर फेंका, तरीके इंसाफ जो इन हाउस चेंज किया, मैं उसकी 2022, बात नहीं कर रहा। वो तो आप अच्छा, तमाम लोग आप वहाँ आप फायर फाइटिंग कर रहे थे, आप मरहम रख रहे थे उन खूनों उन जख्मों के ऊपर जो देवर ब्लीडिंग। मैं बात कर रहा हूँ जब आपने नया निजाम शुरू किया और नई सियासी अपनी मंशूर लेकर आप आगे चले, जो 2022 के इलेक्शंस थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद कोई हुकूमत जो 24 के थी वो इलेक्शन। लेने के लिए तैयार नहीं थी अपने कंधों के ऊपर ये वजन और ये गंद। हमने लिया और हमने डिलीवर करके दिखाया, और हमारा हर आने वाला दिन, देखिए, अच्छा, हम पे आज तनकीद वो करे अगर आप जो मोना, एक सेकंड, 2024, जी जी जरूर, मैं अर्ज कर रही हूँ, हमारे पे 24 के तनकीद वो इलेक्शन करे, की अगर आप बात हमारे पे करें, उसमें तो तनकीद पीपल्स पार्टी और PTI भी तो तैयार थे ना गवर्नमेंट बनाने को। कोई मतलब सब PTI भाग तैयार गए, नहीं थी लेकिन, सब भाग गए। ना पीपल्स अच्छा, पार्टी तैयार थी, हाँ, ना ये थी कि उनको पता था कांटों की सेज है, हम कोलैप्स कर जाएंगे, ओह एक्सपोज हो दैट्स द जाएंगे, फिर पॉइंट, हो जाएंगे। अगर डिलीवर आई कर सी। सकते तो 11 साल में KP में ना डिलीवर करते, अगर डिलीवर कर सकते तो ये तकरीबन भाग 15 गए जो साल से आपने सिंध में ना फरमाया डिलीवर दानियाल करते। साहब, ये आप PTI जब को आप कह मुआवजा रहे हैं ना, करते हैं, बिकॉज आप मुआवजा पीपल्स करते हैं, पार्टी ने तो देखें ऑफर की थी आप इनको, ये PTI किनको नहीं ऑफर, मानी ना, बिल्कुल की अगर थी, वो मान जाते तो इनको भी ये ऑफर दोनों की थी, और इत्तेहादी पीपल्स होते। पार्टी को भी हो ऑफर सकता है की गई पीपल्स थी। पार्टी को कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी को भी ऑफर की गई थी कि आप हुकूमत बना लें, लेकिन वो भी दे वर नॉट रेडी, बिकॉज दे ऑल न्यू कि ये फूलों की सेज नहीं, ये कांटों की सेज है, और जो इस पे अच्छा, आके बैठेगा वो डिलीवर नहीं कर सकेगा। लेकिन हमने बताएं डिलीवर भाई, किया, नकली अपने नकली आप को मनवाया। हम वाहिद जमात हैं जो डिलीवरेंस की बुनियाद के ऊपर बार बार आते हैं, वो KP हो, सिर्फ वो कश्मीर का इलेक्शन हो या पाकिस्तान का हो। और इंशाल्लाह अभी जो कश्मीर का इलेक्शन भी कल है, उसमें भी जी, हमें लोगों ने पहले भी हमारे में एतमाद का इजहार किया, और अभी सेकंड फेज में भी करेंगे, इसलिए क्योंकि वो लोग हाँ, भी जानते हैं कि अगर डिलीवरेंस की सियासत है या कोई डिलीवर कर सकता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के झंडे के नीचे। और इंशाल्लाह आप देखिए, हमारा इंटरेस्टिंग, मुआवजा इनके साथ हो ही नहीं सकता। वो जमात एक जो सूबा कार्ड खेल कर आती है और दूसरा जो नफरत और तफरीक का बनियाबियानियों को लेकर आती है, कभी शोधाओं का मजाक उड़ा के और कभी सूबा कार्ड खेल के अपने अफवाज का मजाक उड़ा कर आती है। तो ये हमारा आप उन दोनों PTI को जमातों के कह रहे साथ कोई पीपल्स मुआवजा पार्टी से, नहीं है, दोनों हमारे इतने कोई आजकल दोनों जो है वो PMLN की उस पे हैं, तनकीद के निशाने पर है, इसलिए इट्स हार्ड टू डिस्टिंग्विश। बट बहरहाल कादिर साहब, आप कई बातों की तरदीद भी फरमा रहे थे, और साथ साथ अभी आपने, मैं तो ये कहूँगी दानियाल चौधरी साहब ने आज हमारे प्रोग्राम पे एक बहुत अहम इंकशाफ किया है कि ये जो 2024 के इलेक्शन के बाद आपने जो ऑफर की थी PTI को, वो ऐसे ही मतलब सिर्फ कहने की बातें थी, और असल में तो दरअसल आप दोनों जमातें जो हैं वो राह फरार आप लोगों ने इख्तियार कर दी, भाग गए थे आप दोनों। बहुत शुक्रिया मुना आलम साहबा। अब जी, पहले तो मैं आपका बहुत दानियाल शुक्रिया। चौधरी साहब मेरे पेटी भाई है, और मैं इनकी बहुत सारे बातों पे हंस पे रहता, और वो ये कहते हैं कि कोई कांटू का सेज जो ना अपने सर पे नहीं रहे, कांटू के सेज नहीं, 547 का सेज। और इसी वजह से बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट नहीं थी, इस वजह से हमने साथ नहीं दिया। आप मुझे बताओ कि 2024 में हमने अपने हमारे सीनियर खुर्शीद अहमद शाह साहब के जरिए PTI को ऑफर किए कि आप बड़ी पार्टी है, गैर मशरूत तौर पे आपको सपोर्ट करते। जब PTI ने इनकार किया है, तो आप मुझे बताओ कि हमारे पास दो रास्ते थे।
या हम इस फॉर्म 47 की हुकूमत को सपोर्ट करते, या हम किनारे पे बैठ जाते तो क्या 9 महीने बाद जो इलेक्शन हुआ था 17 अरब रुपए का, तो क्या 9 साल बाद ये इलेक्शन होता तो क्या शफाफ होता? हमने इस जमहूरियत की गाड़ी को धक्का देने की कोशिश की, जिस तरह 2018 में हमने किया। उस वक्त भी हमने सेलेक्टेड किया, उस वक्त भी हमने जो है ना वो आरटीएस सिस्टम बिठा के जनरल फेस की हुकूमत को, उस वक्त भी हमने ये कहा। लेकिन सवाल ये कि ये सारी चीजों को लंगड़ी लली हुकूमत जमहूरियत को हम अगर धक्के नहीं देते तो क्या मुझे बताओ कि मोहसिन नकवी साहब जो इनका मुंतखब करदा है मुस्लिम लीग नून का, और वो सबसे ज्यादा खिलाफ मुस्लिम लीग नून का, आज उनकी हुकूमत का ताकतवर तरीन वजीर होने के बावजूद, उनकी वोटों से सेनेटर बनने के बावजूद वो कहते हैं कि ये बोसीदा है और ये खत्म। यानी शहबाज शरीफ साहब को ये कहता है कि वो 12 घंटे के बजाय 18 घंटे के भी काम करे तो वो काम फजूल है। यानी एक जो नालायक बच्चा है स्कूल में, आप उसको दवात कलम तख्ती पकड़ा दो, आप उसको भले 2 थप्पड़ मारो, उसको मुंह दीवार की तरफ कर दो, जो वो नालायक है तो कुछ नहीं ले सकेगा। तो दरअसल में अच्छा ये लोग आप लोग ना मोहसिन नकवी साहब को ऐसे ना करें, आप दोनों की ओनरशिप बनती है मोहसिन नकवी साहब के बारे में अभी आपने उनके ऊपर मल दिए कि भाई वो उनके वजीर है, बट ऑल ऑफ अस नो कि ही इज वेरी क्लोज टू योर पार्टीज लीडरशिप। कादिर साहब कितनी खुरबत है और वो उनको बाकायदा बेटा कहते हैं जरदारी साहब। आपको सेनेटर राना सनाउल्लाह भी यही कह रहे हैं कि भाई आपके बरखुरदार हैं। अभी भी रिसेंटली एक मुलाकात हुई है ना, बोलने का मौका दे मुना। जरूर बिल्कुल। जरदारी साहब ने कभी मुझे कादिर खान मंदोखेल इस तरह करके नहीं पुकारा, जब भी पुकारा तो बेटा करके पुकारा। अच्छा, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप उनके सामने चले जाए, या दानियाल साहब या हुमायूं साहब, वो बेटा बेटा करके पुकारता है। वो मरियम नवाज को भी बेटा बेटा करके जो है ना वो पुकारता है। लेकिन अगर एक अपना सका बेटा भी कभी कभार बाप उसको हाक कर देते हैं, कभी वो नालायक निकल जाते हैं, कभी वो गुमराह हो जाता है, तो सका बाप भी कुछ नहीं कर सकता है। तो आप खामखा हमारे साथ उसको ना चिपका ले। तो मैं ये समझ लो। दूसरी बात, मैं मोहसिन नकवी साहब से बात एहतराम ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने जनरल अयूब खान का निजाम भी देखा, जो कराची कैपिटल था, यहाँ से आपने नया शहर बसा के इस्लामाबाद ले गया। आपने जनरल ज़ियाउल्लाह का निजाम भी देखा, जो गैर जमाती इंतखाबात देख रहा है, और आपने इन गैर सियासी लोगों को आज तक पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिए। हमने जनरल फेस का आरटीए सिस्टम का निजाम भी देखा। तो मोहतरम नकवी साहब ये बता दें कि वो क्या निजाम जाना चाहता है। क्या अगर वो नौजवानों को बात करे जिसको काकरोच कहते हैं, मैं तो कहता हूँ हमारे पाकिस्तान है, हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे हैं। क्या हमारे बच्चों का 2024 के इलेक्शन में जो आप खुद निगरान वज़ीर आला थे, आपने उन बच्चों का वोट को जो है ना वो आप हक तस्लीम किए? जो मुस्लिम लीग लोग कहते हैं वोट के इज्जत, तो मोहसिन नकवी साहब सवाल करता हूँ कि आपने इन बच्चों को वोट का कदर किया है? आप मुझे बताओ कि इन बच्चों को जो आपने अमन अमान का दिए है, जो बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा खून में इस वक्त लथपथ है। मेरे अपने रिश्तेदार खवातीन जो 2 कोयटा से कराची आ रही थी, मस्तूम के जगह पे उनको गोलियों से चलनी कर दी, शहीद किए, बसों में लोगों से उतारा, सब कुछ। क्या एक एसएचओ की मार किधर गई आपकी? पहले इस सवाल का जवाब दे दे। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, आपकी ज़हन में खाका क्या है? 3.5 साल से तो आप सबसे ताकतवर है बकौले राना सनाउल्लाह का, किए शुक्र है उसने वज़ीर आज़म की सीट नहीं मांगा। तो 3.5 साल से आप बराजमान हो, ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म हो, जो वज़ीर आज़म की भी अंदर आप नहीं हो। फरमा रहे हैं कादिर साहब, मैंने इससे पहले क्या काम किए? आपकी जमात से इतनी शार्प क्रिटिसिज्म मैंने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से मैंने नहीं सुनी। मतलब ये मैं सुन के मुझे हैरत भी हुई है, बट आपने बड़ी जो है वो इसमें खुल के, जैसे कहते हैं ना, अगर मैं तनकीद सुन ले, अगर तनकीद आपकी पार्टी पॉलिसी है ना, अगर मैं एज ए वकील दलाइल के साथ बात नहीं करूं, खामखा कीचड़ उछालूं, तो आप जरूर मुझे बता दें। मैं तो दलाइल के साथ बात करूं। नहीं, मैं आपकी क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट पे तो बात ही मैं नहीं करी। बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने हर बात के दलाइल दिए। क्या करना चाह रहे हैं? आपने दलाइल आपने दिए, मैं यही अर्थ, लेकिन मैंने पहली मर्तबा सुना है कि पीपल्स पार्टी जो है वो खासी नाराज नजर आई है आपके बयानात देख के मोहसिन नकवी साहब पे। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो हमारा पहला हाफ रहा है प्रोग्राम का। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से के बाद अब जो कुछ इससे पहले पॉइंटर्स इकट्ठे हुए हैं उनको भी आगे लेके चलते हैं। और अवाम हमसे बार बार कहते हैं कि हम जो जानना चाहते हैं वो ये कि भाई आगे होने क्या जा रहा है। दिस इज़ द क्वेश्चन जो कि तमाम अवाम के दिलों के बड़ा करीब है। तो इसकी भी थोड़ा जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या ख्याल है आपका सेनेटर साहब, क्या होने क्या जा रहा है? और आपने देखा, आपने जो नो किया
पीपल्स पार्टी को कादिर मंतोखेल साहब ने बताया कि खुर्शीद शाह साहब जो बड़े नफीस सियासतदान हैं उनके ज़रिए आपको पैगाम भिजवाया कि आप गवर्नमेंट बना लें। आपने नो किया तो उनको उसकी वजह से फॉर्म 47 वाली PMLN को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आपने अगर हाँ कर दी होती तो आप इकट्ठे होते। मैं एक बात बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें, देखिए मेरा एक उसूली मौक़िफ़ है कि मैंने ये काम नहीं करना। अगर आपका ये उसूली मौक़िफ़ है कि यार ये लोग डिज़र्व नहीं करते और आप फिर भी उनको बैकअप करते, तो ये तो आपकी गलती है ना। इसका मतलब ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है आप कॉम्प्रोमाइज़ हैं। अगर आप ये समझते हैं कि जी एक और इलेक्शन, पाकिस्तान एक और इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, तो क्या आज पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? ये आपके उस डिसीजन का आज नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। क्या करना चाहिए था इन्हें? और अगर आप मुझसे पूछें, ये डेमोक्रेसी की और हिस्ट्री में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, जो दुनिया, जो डेमोक्रेटिक दुनिया है, उनके अंदर जब आपका एक इलेक्शंस के अंदर आपको रिजल्ट नहीं आए, आप विद इन 3 मंथ्स आप दोबारा इलेक्शंस में चले गए। मतलब दोबारा पीपल्स पार्टी को चाहिए था 2024 के इलेक्शन में कि फ्रेश इलेक्शन, एग्जैक्टली आप फ्रेश इलेक्शन करवाते हैं और उसके बाद ज़रा से देखें, आपको बाज़ दफ़ा प्रिंसिपल स्टैंड लेने पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा आपको अपने जो अपोजिशन होती है या जो आपकी मुखालिफ पार्टी होती है, आपको उसके लिए भी प्रिंसिपल स्टैंड लेना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि जब उसको दीवार से लगाया जा रहा है, उसका हक छीना जा रहा है, तो आप खड़े होकर देख रहे हैं फलाना है, लेकिन जब आपसे रोटी छीनी गई तो आप उस पर शुरू हो गए करना। देखिए, जिस बंदे का काम है, ये अभी दानियाल साहब जो बात कर रहे थे, देखिए प्रॉब्लम इनका ये है कि इनको इक़्तिदार की हिवस है। ये उस हिवस के लिए कुछ भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो अगर ये जो कह रहे हैं ना कि हमने वो कर लिया और वो कर लिया, इन्होंने किया, इन्होंने मैं आपको नून लीग का, मैं आपको चलो एक बात बता देता हूँ। आप नून लीग की गवर्नमेंट को जब भी देखेंगे, नून लीग की गवर्नमेंट को जब ये आई है, पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हुई है। इनके सबसे बड़े ये जो क्या नाम है अपने एहसन इकबाल साहब, प्लानिंग और उसके डिवीजन के मिनिस्टर हैं, 2 दफ़ा रह चुके, 3 दफ़ा रह चुके। इनकी प्लानिंग्स करके देख लें, इनकी पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज गॉन डाउन। मैं ये हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री के फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए था। देखिए, क्या जो प्रॉब्लम है, क्या वो प्रॉब्लम है? हाँ, वो प्रॉब्लम है, जिसकी निशानदेही की गई है वो प्रॉब्लम है। उसका जो सोल्यूशन है वो उसका सोल्यूशन नहीं है। यानी इनको गवर्नमेंट से इनके साथ नहीं बैठना चाहिए। नहीं, देखिए, उनका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप छोटे यूनिट्स बना लो। जैसे कादिर मंतोखेल साहब ने कहा है ना कि एक नलायक बंदे को आप बड़ी गाड़ी में बिठा दो, ये एक नलायक ड्राइवर को बड़ी गाड़ी में बिठाओ, छोटी गाड़ी में बिठाओ या मोटरसाइकिल, उसने एक्सीडेंट मार नहीं माना बिकॉज वो नलायक है, ठीक है। अच्छा, इस नलायकी में मैं PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI को नहीं कह रहा, मैं सारे पॉलिटिशियंस को कह रहा हूँ। पॉलिटिशियंस नालायक? हाँ, मैं खाली पॉलिटिशियंस को नहीं कह रहा, मैं सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को भी कह रहा हूँ। तो फिर किसको बनाए? मैं खाली इन दोनों को नहीं कह रहा हूँ, मैं जुडिशरी को भी कह रहा हूँ। पाकिस्तान को तबाह करने में आप लोग भी शामिल हैं, मीडिया वाले भी बिल्कुल शामिल है। आपने सच नहीं बताया लोगों को, आपने सच छुपाया है। आपको पता था कौन गलत कर रहा है, आपके अंदर हिम्मत नहीं थी सच बताने के लिए। नहीं छुपाया, ये तो आपने हमेशा छुपाया है। देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट ना, आज हमने चीज ठीक करनी है, लेट्स बी ऑनेस्ट। मैंने गलती की है, हमारी पार्टी ने गलती की है, PMLN ने गलतियां की हैं, 3 दफा की है, पीपल्स पार्टी ने गलती की है, 3 दफा की है। तो आपको पता है फिर क्या होना चाहिए? आप अपनी गलती पे ध्यान दें बजाय इसके दूसरों की गलतियों को आप नहीं, सुन ले, इसमें ये नहीं होता, चैरिटी बिगिंस एट सुन होम। ले, नहीं, अपनी तो इस्लाह करें पहले। अगर इसका मसला होता है, और बिलावल भुट्टो इसकी निशानदेही कर चुके हैं, वो ये है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। आप पहले सच बोलो, उस सच के बाद जो प्रॉब्लम है उसको ईमानदारी से एड्रेस करो। तो यू अग्री कि बिलावल साहब ने बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया? नहीं, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन इज जब भी किसी 2 लोगों के मियाँ बीवी या किसी भी रिलेशन में लड़ाई हो, सबसे पहले आपने सच बोलना होता है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। कितनी एक हम आहंगी है पीपल्स पार्टी और PTI में। 2024 में इतनी नहीं थी, लेकिन अब काफी हो गई है। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन वाले मामले पे भी सेनेटर हुमायूं मोहम्मद जो हैं वो बिलावल साहब की बात को सेकंड कर रहे हैं कि वाकई ये वे फॉरवर्ड है, यही होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और आप अपने वाले से फरमाइएगा, ये जो 47 वाला बयान है, ये देखें ना, यहाँ पर भी तो हम आहंगी आ गई है, फॉर्म 47।
ये सिर्फ आपको दिए गए थे क्या 2024 में, और किसी को नहीं मिले? ना पीपल्स पार्टी को, ना पीटीआई को, मतलब ओनली यू आर अवॉर्डेड फॉर्म 47, ऑल ऑफ मतलब द पीएमएलएन? देखें, मौलाना की लड़ाई क्या है? मौलाना की लड़ाई ये है कि फॉर्म 47 की हुकूमत केपीके में बैठी हुई है और वो उन्होंने मेरे हक पे डाका मारा है। मेरे बेटे की सीट हराई है, मुझे सीट हराई है, मेरी जमात के और लोगों को सीट हराई है। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम का क्या मुतालबा है? वो कहते हैं कि सिंध में फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बैठी है, जो हमारी सीटें हैं वो हमें हरा कर इनको जिताई गई हैं, पीपल्स पार्टी को। और पीपल्स पार्टी को जो एमपीएस जिताए हुए हैं वो गलत जिताए हुए हैं, वो हमारे लोग जिते हुए थे। पीपल्स पार्टी और ये जो कादर साहब तो कहते हैं उनको हरा के पता नहीं वो मुस्तफा कमाल को जिताया था। हमारे कादर साहब क्या कहते हैं, और इनकी जमात ये कहती है कि हमें फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ने हराया है, जो एमक्यूएम है, और एमक्यूएम को सीटें जितवाई गई हैं और हमें हराया गया है। तो आप अगर सब की बातें देखें तो सब की बातों में एक चीज कॉमन है, एंड दैट इज 47। वो उमर अयूब की सीट हो, वो मौलाना फजल रहमान की सीट हो, वो कादिर मंद खेल साहब की हो, या किसी और की हो। देखें, असल में पीपल्स पीटीआई का मसला क्या है? ये बैसाखियों की शिकार में थे। आपको याद है इनकी पहली स्टेटमेंट, न्यूट्रल हो जाओ, फिर न्यूट्रल जानवर होता है, जानवर को फिर मीर सादिक और मीर जाफर, और फिर क्या क्या कहते रहे, और किस किस को न्यूट्रल कहते रहे, किस किस को जानवर कहते रहे। ये शुरू वहां से हुए थे जहां इन्होंने कहा कि किसी के पास प्लान नहीं है, किसी के पास कोई इकोनॉमिक रिवाइवल पॉलिसी नहीं है, लेकिन इनके पास तो थी ना। इन्होंने आपको रिवाइवल पॉलिसी बताई है, उन्होंने कहा कट्टे देंगे हम, कट्टों से बच्चे पैदा होंगे, हम आपको मुर्गियां देंगे, मुर्गियां अंडे देंगी, और अंडों के बाद आप शेख चिली की तरह हुकूमत उनसे राज करेंगे। इन्होंने दी कि हम पेट्रोल स्टेशन के ऊपर, और ये मजाक नहीं है, दिस इज रियलिटी, पेट्रोल स्टेशन के बाथरूम जाकर हम चेक करेंगे और वहां उससे हम सफाई की मुहिम शुरू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस को हम पार्क्स बनाएंगे और गवर्नर हाउस को पता नहीं हम क्या बनाएंगे। दिस वॉज देयर फर्स्ट स्पीच। इट शोज देयर मेंटल कैपेसिटी। ये जो कहते थे कि हम 3 अरब रुपए की बीआरटी बनाएंगे, जो 100 अरब क्रॉस करके और उल्टे दरवाजे पर लगा दिए। दहशतगर्दी के वो हालात हैं कि अपने 4 किलोमीटर के बाद ये अपने गांव में नहीं जा सकते, और डीआई खान हो, कोई और हो, लेफ्ट राइट, लोग वहां से छोड़ छोड़ के भाग कर आ रहे हैं। देखिए, सिस्टम की जब बात करते हैं तो इनकी अपनी पॉलिसीज गलत हैं। किसी हर जमात के बंदा या हर बंदा अपने मफाद की बात करता है, जो उसको फेवर करे वो ठीक है, जो किसी और को फेवर करे वो गलत है। जरदारी साहब किस फॉर्म के थ्रू आए हैं? बिलावल साहब किस फॉर्म के थ्रू आए हैं? इनके तमाम गवर्नर्स कहते हैं 45 के थ्रू आए हैं, उनका 45 और 47 को कहते हैं मतलब सेम कि है। मतलब दिस इज व्हाट दे क्लेम। आपके अपने मर्जी हो तो ठीक, और जो ही जो गंदा आपको लगे तो आप थूक दो। देखिए, निजाम पाकिस्तान को चलाना है, मुल्क को आगे लेके जाना है। आज दहशतगर्दी की लहर फिर पाकिस्तान के इर्द गिर्द मंडला रही है, वो बलूचिस्तान हो, वो केपी हो, नॉन लेकिन स्टेट मैं दानियाल साहब एक अर्ज अफगानिस्तान से। देखिए, मुलाकातें हो चुकी हैं आप दोनों की, एक पैचअप की कोशिश आप दोनों के जो पार्टी की तरफ से कुछ बढ़ा रहे हैं। पीएमएलएन तो खासी इंटरेस्टेड है कि कुछ मामला ठंडा हो पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि कश्मीर का इलेक्शन जो फेज 1 था ना, उसके ऑडिट के बगैर, जांच पड़ताल के बगैर बिल्कुल कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मोना, मैं आपको दिल के ऊपर हाथ रख के एज अ तर्जुमानी बात कर सकता हूँ कि हम हमेशा टेम्परेचर लो करने की तरफ होते हैं। आप जीबी इलेक्शंस में इतनी चीजों पे हम बोल सकते थे, आई स्वेयर टू गॉड पार्टी पॉलिसी थी, आपने चू भी नहीं करनी। अभी भी पार्टी पॉलिसी है कि हमने कोई गलत बात करके चीजों को इंस्टिगेट नहीं करना। हम चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर भी मामला तय हो, हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ भी तय हो, हम चाहते हैं कि चीजों को आगे मफामत से लेके जाएं, सैनिटी प्रिवेल करे। पाकिस्तान में जो एक ये फिजा कायम है ये खत्म हो, लोगों में एक हम सारे मिलकर बिजनेस सेक्टर्स को सपोर्ट करें, कारोबार बढ़े, और इसी तरह ही मुल्क को कौमें तरक्की करें। फिर तो मतलब ये तो दोनों लोग कह रहे हैं कि आपने आपस में एक दूसरे को वीकन करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जिससे इदारे कमजोर हो, जिससे आपकी अफवाज कमजोर हो, जिससे आपसे शोधाओं का मजाक उड़ाया जाए, तो मुझे बताएं आप व्हाट रूम डू यू लीव फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी? आप कब अपनी इस्लाह करेंगे, अपनी बातों में इस्लाह करेंगे, चीजों को मफामत से लेकर जाएंगे तो दरवाजे खुलेंगे। अगर आप रोज गाली देंगे और फिर उस डिटाई के साथ उस गाली के ऊपर खड़े भी होंगे, ये गाली वाली बात आप पीपल्स पार्टी पे तो इम्प्लाई नहीं कर रहे ना। वो तो कहते हैं हमने तो कोई गाली नहीं दी, हम तो बड़े अच्छे अल्फाज में एक मुतालबा कर रहे हैं कि ये पार्टी की तो हम बात ही नहीं कर रहे। मैं तो तहरीक इंसाफ के अपने कुलीग और भाइयों की बात कर रहा हूँ। देखिए, पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि डिलीवरेशन हो और जो इल्जामात की बौछार है वो तो आजकल पीपल्स पार्टी कर रही है। लेकिन आफ्टर अ ब्रेक, ओके राइट, एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन से स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन जी। दानियाल साहब ये एक मुख्तसरन प्लीज इस नुक्ते का जवाब फरमा दें कि ये जो एंटी स्टेट होने की बात है कि आप पीटीआई वालों को जो कहते हैं वो कहते हैं चलें ये तो हमारे ऊपर आपने परमानेंट इल्जाम लगा दिया है, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि आप हमारे ऊपर तो नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी वाले एंटी स्टेट हैं या कोई इनके साथ ऐसा मसला है या रियासत को कमज़ोर करते हैं। वो तो बड़े अच्छे वो कहते हैं अंदाज में हम आपसे अपने मुतालबात का एक तकाजा कर रहे हैं और आप किसी सूरत मानने से आप इनकारी हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पीटीआई वालों को जब एंटी स्टेट कहते हैं, हम पीटीआई वालों को भी नहीं कहते। इनके कुछ लोग हैं जो एंटी स्टेट पॉलिसीज देते हैं। इनके वो लोग जो अपनी मफाद के लिए एंटी स्टेट पॉलिसीज देते हैं और जो एक सिस्टम के तहत चीज़ों की खराबी चाहते हैं। अगर आप मेजॉरिटी की बात करें तो अगर वो मेजॉरिटी एंटी स्टेट होते तो आज ठाटे मारता हुआ समंदर आपको डियाला के बाहर नजर आ रहा होता। अगर मेजॉरिटी लोगों की जहनियत होती तो आज फिर जीएचयू के ऊपर हमला होता। मतलब आज आप फिर उनकी तारीफ कर रहे हैं जो पार्लियामान उनके के ऊपर एहतजाज में नहीं जाते। तो आप इनके जो वो लोग जो एंटी स्टेट स्टेटमेंट्स देते हैं और उन सेगमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जहाँ सेन वॉइसेस हैं, जिस तरह सेनेटर साहब हैं और बहुत से और लोग जो सेन वॉइसेस हैं और सेन बात करते हैं, तो वही वे फॉरवर्ड है। जिस तरह तरीके आपने पीपल्स पार्टी की बात की, देखिए पीपल्स पार्टी एक पुरानी जमात है, समझदार जमात है। उनको सियासत की डायनामिक्स बहुत बेहतर आते हैं और समझते भी हैं वो। और कश्मीर के इलेक्शन में जब वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर रेड लाइन के ऊपर जो जैक के लोग हैं और वो लोग जो पाकिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं, वो लोग जो हिंदुस्तान का, देखिए अमीर राइज उमर फारूक का आपने अगर बयान सुने तो वो वहां बैठकर आपके महाजरीन की आवाज बन रहे हैं। वो वहां बैठकर कह रहे हैं कि वो आवाज जो आपके दुश्मन ने खत्म करने की कोशिश की, जो हिंदुस्तान ने खत्म करने की कोशिश की, वो हमने खत्म नहीं होने दी। तो आप फरमा रहे हैं कि ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, ये जॉइंट एक्शन कमेटी वालों ये के लिए डिजर्व ही नहीं करते ये लोग। ये आप कह रहे हैं ये पीपल्स पार्टी गलत अगर पर चल पड़ी है। देखिए, जॉइंट एक्शन कमेटी जो पाकिस्तान में तफरीक की बात करे, जो कहे कि हिंदुस्तान का बयानिया लेकर चलो और महाजर की एग्जिस्टेंस खत्म कर दो, जो ये नारा लगाए कि वो लोग जिन्होंने लाखों जाने अपनी उस मैसेकर में दी, उनके बड़ों ने, हम उनको भूल जाएं और उनकी हकीकत खत्म कर दें। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाँ, अगर कोई चेंजेस चाहते हैं तो पार्लियामान करेगी, पार्लियामानी जमातें करेंगी। उनका रोल रिस्ट्रिक्ट करना है, कम करना है, ज्यादा यानी ये कमीशन नहीं बनना चाहिए। आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे बात बताएं, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का जो कमीशन है वो किस चीज के लिए बने? कि आप उनकी एग्जिस्टेंस खत्म करें? हमने तो उनके 37 में से 35 पॉइंट मार लिए। उसमें तमाम, मुझे आप बात बताएंगे जो डीजी ISPR साहब ने जो कहा कि कश्मीर हमारा सबसे लाडला बच्चा है, मुझे बताएं आपको इस कीमत में कि गंदम मिलती है, इस कीमत में कि बिजली मिलती है, फ्री हॉस्पिटल, फ्री स्कूल्स, वो फैसिलिटी आपको क्या मिलती है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप उसकी रीबिल्डिंग देखिए। और हम हर रोज कर रहे हैं, हम हर रोज मेहनत कर रहे हैं कश्मीर के लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए। वो हम ऐसा है, हमारे पार्ट एंड पार्शल हैं। लेकिन ऐसे लोग जो अपनी जाती मफाद के लिए कश्मीर के लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और झूठे प्रोपेगेंडे चलाना चाहते हैं, उनको हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं खड़े होंगे। ऐसे लोगों के लिए आप बना रहे हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, ये डिजर्व करते हैं ये लोग? कादिर मुंतखिल साहब। जी 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 कादिर साहब, दानियाल साहब की बात आप जी आपसे अर्ज है। मतलब वो आप इस तरह के लोगों के लिए, ये एंटी स्टेट और भारत का वो चलाने वाले मामला और बयानियां चलाने वाले, आप इन लोगों के लिए आप कह रहे हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन बनाए? ये दानियाल साहब आपसे पूछ रहे हैं, क्या हो गया आपको? जी दानियाल साहब ने दुरुस्त फरमाया कि जाती मुफाद के लिए कश्मीरियों की बातें कर रहा है। तो मैं दानियाल चौधरी साहब से पूछना चाहता हूँ, जो बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क का वजीर दिफा है और हिंदुस्तान के साथ जंग में ये कहाँ था? दुनिया भर में सफारतकारी तो बिलावल भुट्टो ऐसे मैंने करा था, वजीर दिफा, वजीर खारजा, वजीर इतलात किरदार, ये शख्स कहाँ था? कहीं आपको फौजियों के साथ किसी मोर्चे पे, किसी बॉर्डर पे नजर आए? नहीं आया। और हमने कश्मीर के लिए 5 जगह लड़ी है, फौज ने शहादतें दी है, हमारे बुजुर्गों कबायली रहनुमाओं ने शहादतें दी है। और ये शख्स कहते हैं जलती पे तेल चढ़कने की, ये तो कश्मीरी ही नहीं है, ये तो आजाद कश्मीर से ताल्लुक नहीं है। फिर उनका मुतालबा नंबर 3 ये है कि जो मुहाजिरीन की सीटें खत्म कर ले। हमने भी ये कहा कि बाबा नेगोशिएशन कर ले, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया है, आप इलेक्शन में हिस्सा ले ले, आप तरमीम कर ले। उधर जल्दी पे तेल चढ़कने के लिए मुशीर आला राना सनुल्लाह आ गया, बोले ये तो 11-12 सीटें तो मेरी जेब में, मैं इंतजामिया को उम्मीदवारों के साथ बिठा दूंगा। वो कि सीसीडी का नाम नहीं लिया, मगर सीसीडी की बदमाशी ऊपर से होगी, जिस तरह वो कल्चर होगा। उसके बाद जाके अच्छा डिनाई कर रहे हैं,
आप ये तालिबा झूठा उन्होंने- ये इल्जाम लगाया जा रहा है कादिर साहब, ये मैं आपको अर्ज करूं, ये चौधरी मंजूर साहब भी हमारे प्रोग्राम पे ये बात करके गए थे कि ये राणा साहब ने ये वाला बयान दिया था। आप भी यही दोहरा रहे हैं कि उन्होंने बयान दिया। दानियाल चौधरी डिनाई कर रहे हैं, कहते हैं हमने कोई ऐसी बात नहीं की, आपने सरासर झूठा उनके ऊपर इल्जाम लगाया। चलो झूठा राणा सनाउल्लाह है या उसका बॉस है, वो वीडियो अगर आपकी नजर से नहीं गुजरी मैं आपको देता हूँ, फॉरेंसिक के लिए भेज दे, खुदा के कसम अभी दिखा दे, अभी दे दें। दानियाल जरूर चौधरी जो भेजें। सजा कहेंगे मैं उसके लिए हम भुगतने को चलाएंगे। तैयार हूँ। खुदा को मानो, आप झूठे प्रोपेगेंडे करके, आप मुझी की जबान बोल के और आप कश्मीरियों की कुर्बानियों को भूल के सिर्फ आपको ये 10-11 सीटें चाहिए अपने इख्तिदार के लिए। चलो लेट से कि आप कश्मीर में, आजाद कश्मीर में हुकूमत बना लेंगे। क्या एक्शन कमेटी के इस एहतजाज के बाद आज भी मुजफ्फराबाद बंद था? क्या पीपल्स पार्टी के एहतजाज, क्या पीटीआई के एहतजाज, क्या मौलाना के एहतजाज आप 4 दिन हुकूमत चला सकेंगे? ये तो बताए पहले। तो खुदा को मानो, अपने इख्तिदार के लिए इतना न गिर जाओ। आप एहतजाजियों में शामिल होंगे। दिस इज अ रेवलेशन। आप बड़ी एक हमें इंकिशाफ कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वहां एहतजाजियों की सफों में होगी इस मरतबा। ये तो उनको पुरानी है, जिनका सदर आजाद कश्मीर के एक जगह छुपा हुआ था। बोले एक्शन कमेटी के आड़ में पीपल्स पार्टी के लोगों ने मुझ पर हमला किया है। इतने बुजदिल है। आपको इलेक्शन लड़ने की अगर आप जैसे जुलूस की हिम्मत नहीं है, या पंजाब से लोगों को ले जाके वहां जाके आप जलसा कर ले और वहां बाप बेटी बड़ी आके कहते हैं आप खुशखबरी सुनाओ, आप ये जो इलेक्शन कमीशन पटवारी बैठा हुआ है गुलाम मुस्तफा मुगल, ये कहां छुपा हुआ था? और अच्छा, दिन मुस्कुरा भर रहे हैं दानियाल साहब, वो कह रहे हैं यूनुस को शहीद किया, 3 को जख्मी किए, वहां पे दिन दाड़े बैलेट बॉक्स उठा के ले गए। शाम को ये बड़ी भाई हुमायूं साहब तो आई थिंक वो बहुत खुश भी हो रहे हैं कि उनके साथ एहतजाज में इस दफा पीपल्स पार्टी भी शामिल हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि कुछ दानियाल साहब रेडी है ना? फिर आप टर्न है हुमायूं साहब की। हुमायूं साहब एक मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। पीपल्स पार्टी कश्मीरियों बताएं भाई, दानियाल साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप रेडी हैं इस चैलेंज के लिए? हर कोई फिर आपके खिलाफ वहां खड़ा है। साल हम हिंदुस्तान से लड़ सकते हैं। मैं अपने भाई के लिए सिर्फ ये कह सकता हूँ, मेरे ख्याल से he's not connected to his party. He needs to हमारे revisit खिलाफ and कोई नहीं speak खड़ा to them हुआ है, again सब before coming to a show again. खिलाफ खड़ा है। मैं यही अर्ज कर रही हूँ दानियाल साहब से, यही मैं कह रही हूँ कि हर कोई आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, तो ये आप तैयार हैं? फिर सारे लोग एहतजाज की तरफ, एहतजाजियों में शामिल हैं। मैं अपने भाई के बयानिए के बाद ये कह रहा हूँ कि आई थिंक ही इज नॉट स्पोकन टू हिज पार्टी अगेन. ही नीड्स टू रीविजिट हिज स्टेटमेंट एंड स्पीक टू देम टू गेट द बेस्ट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ देम. इंशाल्लाह कश्मीर के इलेक्शंस कल अच्छी तरह होंगे और बहुत अमन से होंगे और इंशाल्लाह हम सब सेम पेज पे होंगे. इंटरेस्टिंग. बताएं सेनेटर साहब, 2 अलग अलग क्लेम्स हैं. अभी मैं दानियाल साहब जो है ना, वो अभी बातें कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये मतलब इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़ पीटीआई कर रही थी. वो बयान किस पीटीआई के मेंबर का था कि जिसने कहा था कि हमारी आर्मी ने हम लोगों की हड्डियों से गोश्त नोच नोच के खा लिया है? किसका था वो बयान? किसका था कि इन्होंने एक जंग भी नहीं जीती? वो किसी पीटीआई मेंबर का था? ये जिनका बयान था वो आज डिफेंस मिनिस्टर हैं. फिर एक और बयान कि इनकी टांगे कांप रही थी और ये कर रही थी. ये किसका बयान था? वो आज स्पीकर है. फिर ये जो वर्दी है, इसके पीछे दहशतगर्दी वाली बात है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये किसका बयान था? आज वो चीफ मिनिस्टर है. वो उन्होंने नहीं कहा था, उन्हीं के मैं आपके सामने मैं यहाँ पे कह रहा हूँ और आप उसमें स्माइल करके यूं कर रही हो, तो दैट मीन्स यू आर इम्प्लिसिट इन दैट ना. अच्छा, तीसरी चीज़ है, ये कौन से ऐसे वो जलसे थे कि जिसके अंदर उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम ले लेकर और उसको क्या कुछ नहीं कहा गया? देखिए, अगर आप आधा सच बोलेंगे ना तो मेरे भाई फिर उससे कुछ बनता नहीं है. आपको सच बोलना है. और सच देखिए, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, आपने पाकिस्तान के प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है. दुनिया में, पूरी दुनिया में एक इलाज है, ट्रूथ. सच बोलो. सच ये है कि पाकिस्तान के आज के हम जहाँ खड़े हुए हैं, इसके प्रॉब्लम में पॉलिटिशियंस, इदारे, जुडिशरी, मीडिया सारे शामिल हैं. इसका इलाज क्या है? इसका इलाज एक है. इसका सुन ले, इलाज है. इसका इलाज यूनिट्स बनाने में नहीं है. हाँ, अच्छा. पाकिस्तान के अंदर जो 4 सूबे हैं, इनके अंदर जस्ट अलाउ मी, ठीक है ना. पाकिस्तान के अंदर जो 4 सूबे हैं, उन 4 सूबों में से बैलेंस ऑफ पावर एक सूबे के पास है. राइट.
3 सूबे मिला के 50% है, एक सूबा You're talking 50% about है। पंजाब, हाँ। इस सूबे को इस तरह डिवाइड करना है या इन सारे सूबों को इस तरह करना है कि किसी एक के पास बैलेंस ऑफ पावर अच्छा, ना रहे। आपको- अब आगे बात सुने, इल्हाक मुबारक है ना? इसका ये नहीं है। इलाज देखिए, इल्हाक की बात नहीं है ना, व्हाई आर यू ट्राइंग टू डू, इलाज की बात है। वो कह रहे हैं इलाज आपके ये साथ है एहतजाज नहीं करेंगे देखें, यू आर ट्राइंग टू, आप अपने शो के लिए रेटिंग करने के लिए लोगों लड़ाई नहीं है, सर, मैं आपकी आपसे मर्जी है। खबर निकलवा I'm- रही हूँ नहीं है खबर, इसका इलाज ये है, हर एक के ऊपर ये लाजिम है, हर एक खबर के ही ऊपर नहीं। ये लाजिम Okay. है कि हाँ। आप यहाँ जारी है। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस Fair. विदाउट इंटरफेरेंस। ठीक हुआ राइट नाज़रीन, आई विल हैव टू वाइंड अप ऑन दैट नोट और इन स्माइल्स, थैंक यू टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।